पॉइंट जो अपन डिस्कस करेंगे अभी फिलहाल, दैट इज विस्कोसिटी। अब इस विस्कोसिटी या विस्कस फोर्स को अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। विस्कोसिटी क्या चीज है? तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की बाय वर्च्यू ऑफ विच वन लेयर ऑफ द लिक्विड अपोजेस द मोशन ऑफ अनदर लेयर ऑफ लिक्विड, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि ये वो प्रॉपर्टी है लिक्विड की ड्यू टू विच एन इंटरनल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन द फ्लूइड इन मोशन एंड विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेयर। होता क्या है, अब इसको पहले तो प्रैक्टिकली समझो। आप किसी बीकर में, ग्लास में या बीकर में आप मान लीजिए कि आप पानी ले लें। इट कैन बी एनी लिक्विड, बट आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर बिकॉज यू कैन डू दैट एट योर होम, ठीक है। तो अगर आप लिक्विड के फॉर्म में पानी एज अ वाटर एज अ लिक्विड अब कंसीडर कर लें और इसमें इस लिक्विड को स्टर करें, घुमाएं, मतलब विद हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ स्टिक यू मेक इट टू स्टर। अगर आप इसको घुमाएंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, खूब तेज 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 घुमाओ सो दैट अ काइंड ऑफ वर्लपूल फॉर्म्स इनसाइड द कंटेनर, ठीक है। उसके बाद आप इसको छोड़ दो, यू जस्ट रिलीज इट। आप ये देखेंगे कि आफ्टर यू स्टॉप स्टरिंग दिस लिक्विड यू विल ऑब्जर्व दैट कि फाइनली द रोटेशन ऑफ द लिक्विड विल स्टॉप। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये बात ऐसी है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी बॉडी को, आई गिव सम वेलोसिटी टू दिस बॉडी, तो ये बॉडी वेलोसिटी देके मैंने बॉडी को छोड़ दिया, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि बॉडी विल गो टू सम डिस्टेंस एंड इट विल स्टॉप बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर बिकॉज द बॉडी इज गोइंग बाय इटसेल्फ एंड इट इज स्टॉपिंग, इसका मतलब है विदाउट फोर्स इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो है देयर इज अ फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस एंड दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज द रीजन फॉर द बॉडी टू स्टॉप। Clear है? Because according to Yes. Newton's laws, we know that कि body की velocity cannot change until and unless there is an external force acting on the body. ठीक है? Similarly, when you made this liquid to rotate, right? When you made this liquid to rotate by stirring this liquid, and you left the liquid to rotate, so finally it is stopping. तो इसका मतलब है कि there must be some torque which is opposing the rotation of this liquid. और टॉर्क है इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम अपोजिंग फोर्स, बिकॉज फोर्स है तभी तो टॉर्क लगेगा। तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम अपोजिंग फोर्स व्हिच इज मेकिंग दिस लिक्विड टू स्टॉप फाइनली, एंड दैट फोर्स इज व्हाट? तो दिस फोर्स इज बेसिकली द इंटरनल अपोजिंग फोर्स ऑफ, या दैट एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। मतलब अगर आप लिक्विड को आप ऐसे इमेजिन करो कि लिक्विड में कई सारे लेयर हैं, आप इस तरह से इमेजिन करो कि देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो अगर ये पहला वाला लेयर इसके नीचे वाले लेयर के रेस्पेक्ट में रोटेट करेगा, मान लो ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहेगा, तो ये जो नीचे वाला लेयर है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, वैसे ही जैसे फ्रिक्शन का बिहेवियर होता है और फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, सिमिलरली यहाँ पर एक लेयर विल ट्राई टू अपोज द मोशन ऑफ अनदर लेयर। डिड यू अंडरस्टैंड? And this force or this internal friction that develops between the layers of the liquid, that internal friction is basically called as viscous force. Remember, I am saying it as internal friction. It doesn't mean it is same as that of friction. There is differences. देखो फ्रिक्शन और यहाँ पर फर्क है। फ्रिक्शन जो है आपका, फ्रिक्शन वो अराइज होता है बिटवीन द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टू बॉडीज और टू डिफरेंट बॉडीज, और आप कह सकते हो कि रफनेस बिटवीन द सरफेस। और वो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एम आई राइट हर्षित? बट ये जो अभी हम विस्कस फोर्स पढ़ रहे हैं, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, मीन्स इट इज ऑल्सो अपोजिंग फोर्स विच इज नॉट supporting the motion of one layer with respect to another layer, rather it is opposing the motion of one layer with respect to another layer. But इसका जो नेचर है वो वैसा नहीं है जैसा फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, बट दिस विस्कस फोर्स डिपेंड्स ऑन सम अदर पैरामीटर्स और सम अदर फैक्टर्स। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट, but this depends on the velocity of the two layers in contact. Did you understand? तो although the behavior is similar, इसका मतलब है कि ये भी अपोज कर रहा है मोशन को, ठीक है, but friction and this viscous force are not completely the same. Is it clear? Tell me yes or no. Yes. तो अभी डेफिनेशन लिखिए। विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड कह सकते हो, by virtue of which
comes into play ठीक है सर. This is the definition for viscous force. Okay, this viscous force comes into play whenever there is a liquid flowing, whenever there is flowing liquid, such that one layer of the liquid moves with respect to the another layer. So whenever there is a relative motion, ठीक है, between the layers of the liquid, there will be an opposing force between the consecutive layers, and that opposing force will be called as viscous force, and viscosity will be the property. ठीक है, तो ये जो इसके वजह से विस्कोसिटी की वजह से जो फोर्स लगेगा दैट विल बी सिंपली कॉल्ड एज विस्कस फोर्स. ठीक है, हो गया भाई. सर मतलब अगर हम कोई लिक्विड मानते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम उसमें कुछ 5-6 लेयर्स मान लेते हैं, सो सपोज अगर जी. नीचे वाली लेयर हमारी आगे जा रही है, उसके जस्ट ऊपर वाली लेयर पीछे को जाएगी, ये कह सकते हैं? नहीं भाई, ये लेयर और ये लेयर, अब आपकी ये लेयर आगे जा रही है, तो ये जो नीचे वाली लेयर है वो इस पे फोर्स लगाएगी, विस्कस फोर्स पीछे की तरफ, तो इन रिटर्न इस पे भी तो विस्कस फोर्स लगेगा, एंड दैट विल एक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. यस सर, समझ गया. नहीं समझे? रिएक्शन फोर्स तो इस पे आगे ही लगेगा ना, एंड दैट इज व्हाई इट विल आल्सो मूव हाँ इन सर, द हाँ सर. डायरेक्शन ऑफ दिस लेयर, राइट. अगर ऐसा नहीं हो तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि थोड़ा सा पानी आगे पाइप से निकलेगा और थोड़ा सा पानी पीछे पाइप से निकलना चाहिए, हाँ सर. और सर जो है ना, टॉप बट लेयर ऐसा होगी तो इस नहीं. पे, टॉप लेयर बोला. होगी इस पे तो कुछ नहीं, टॉप लेयर में ऊपर से कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ नीचे से लगेगा ना? ऑब्वियस ही बात है कि टॉप लेयर ऊपर से कुछ नहीं लगेगा. इफ इट इज फ्री सरफेस तो ऊपर से ऑब्वियसली देयर इज नो अदर लेयर, तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा जो वेलोसिटी इस केस में होगी वो टॉप लेयर की होगी, यस सर. है ना, बिकॉज इस पे सिर्फ एक ही नीचे से फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब विस्कस फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर कोई विस्कस फोर्स नहीं लगा रहा है या इसके मोशन को कोई अपोज नहीं कर रहा. बट अगर आप इसके बाद वाली लेयर को देखें तो इसके नीचे भी मान लीजिए एक लेयर है, तो इस पे क्या होगा, एक तो विस्कस फोर्स ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ये वाला जो होगा ये वाला ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्या मतलब कहाँ गया ये वाला लेयर, अब ये लेयर क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करने के लिए इधर फोर्स लगाएगा, लेट दैट बी एफ डैश, तो इस पे रिटर्न में फोर्स लगेगा. इसका मतलब है कि हर लेयर पे दो दो फोर्सेस लग रहे हैं, विस्कस फोर्स, एक एक्शन और एक रिएक्शन, ठीक है, बट ऊपर वाले पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है. जी सर, समझ गया. ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वेलोसिटी है वो हमेशा सबसे जो ऊपर वाला लेयर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है. इसीलिए मैं आपको एक बात बताऊं, रिवर के केस में भी अगर आप इस बात को समझेंगे तो रिवर के केस में भी रिवर के हर पॉइंट पर वेलोसिटी जो होती है रिवर की वो सेम नहीं होती है. आप मुझे बता सकते हैं कि रिवर की वेलोसिटी, रिवर के फ्लो की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? टॉप पे. अब रिवर में टॉप का क्या मतलब है, रिवर का पानी तो मतलब वैसे नहीं होता. सबसे अगर बड़ा मान लो लेयर कि पे. यू आर गोइंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द रिवर टू अनदर एंड, तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी ऑफ रिवर कहाँ पे होगी? एक बैंक ऑफ द रिवर से दूसरे बैंक पे जा रहे हो. सर मतलब रिवर की लेयर्स की बात कर रहे हो या फिर आपकी चीज की बात कर रहे हो? रिवर की, आप एक बैंक से एक किनारे से दूसरे किनारे पे जा रहे हो, मतलब ये एंड ऑफ द रिवर है और इस एंड ऑफ द रिवर से दूसरे एंड पे जा रहे हो और ये वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, इधर इस तरह से वाटर फ्लो कर रहा है, तो रिवर की वेलोसिटी इस एंड से इस एंड में जाने में या उस एंड से इस एंड पे आने में हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम होगी. नहीं, फर्स्ट एंड पे नहीं सक्षम. रिवर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है सेंटर पे, बीच में. नहीं समझे? ये प्रैक्टिकल है सर, ये प्रैक्टिकल कहानी है, ये प्रैक्टिकल जिंदगी है कि रिवर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, बीच में होती है ना. और जैसे जैसे आप एंड्स पे जाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाती है. इसीलिए अब देखो कि बीच में एक तो बात है कि डेप्थ भी ज्यादा होती है, बट एक बात समझिए कि बीच में वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बीच में डूबने का ज्यादा खतरा होता है, किनारों पर डूबने का खतरा कम होता है.
वैसे भी उसकी डेप्थ भी कम है, साथ साथ वेलोसिटी भी कम होती है रिवर के फ्लो की, या सी भी है तो सी के फ्लो की। खैर ये अभी अपना डिस्कशन का पॉइंट नहीं है। हमारा डिस्कशन का पॉइंट है विस्कोसिटी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि विस्कस फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ वन लेयर विद रिस्पेक्ट टू अनदर लेयर। ठीक है, रिलेटिव ऑफ वन will be the relative motion of one layer is opposed by the another layer। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये हमारा कौन सा फोर्स कहलाता है? तो दिस फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कस फोर्स। ठीक है, अच्छा अब आते हैं दूसरी बात पे। सर कोई लिक्विड ज्यादा मतलब उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती है। आपने देखा होगा जो जितनी ज्यादा आसानी से फ्लो कर रहा है इसका मतलब है कि उसमें विस्कोसिटी उतनी कम है, और जिसको जितना फ्लो करने में जितना ज्यादा टाइम लग रहा है इसका मतलब है कि उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। अब मुझे बता सकते हो इन कंपैरिजन टू वाटर एंड ऑयल विस्कोसिटी किस में ज्यादा है? ऑयल। ऑयल की ऑयल की विस्कोसिटी, बिल्कुल सही बात, ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है। ऑयल की विस्कोसिटी ज्यादा है इसीलिए तो अब पानी फेंको सरफेस पे और ऑयल फेंको तो आप देखोगे पानी उतनी ही देर में ज्यादा फ्लो कर जाएगा, और जो ऑयल है उसको फ्लो करने में बहुत टाइम लगेगा। इनफैक्ट वो जितना पानी फ्लो कर गया है, फैल गया है सरफेस पे, उतना ऑयल नहीं फैलेगा। इनफैक्ट अगर आप ऑयल को रिप्लेस कर दो हनी से, तो हनी की जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वो इवन और ज्यादा है। ठीक है, इसलिए आप किसी सरफेस पे पानी डाल दें और हनी डाल दें उतनी क्वांटिटी में, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे पानी ज्यादा फैल जाएगा और हनी बहुत कम फैलेगा इन कंपैरिजन टू द वाटर। ठीक है, तो दिस डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। तो विस्कस फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसी भी लिक्विड के फ्लो के लिए। तो कोई कम फैलता है कोई ज्यादा फैलता है, दैट डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। अच्छा एक बात ये मत कह देना कि सर ये जो मोटापा और पतलापा है उससे वो डेंसिटी है, वो एक अलग चीज है। ठीक है, वो एक अलग बात है ना, वो डेंसिटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं विस्कस फोर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है सर, बढ़े आगे। यस सर। अब देखिए खैर, तो हमें समझना है कि सर विस्कस फोर्स की वैल्यू क्या होती है। तो सिर्फ आपको यहाँ पर ना फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ ऐसी भी चीजें आएंगी जो समझने में थोड़ी दुश्वारी होगी, बट फिर भी थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आए तो पूछना, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट। बट स्टिल वो एक बार में समझ आ ही जाए जरूरी नहीं है, कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकती है, मैं बता दूंगा। खैर एनीवेज, आप ऐसे समझें कि आपका जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है लाइक लेयर्स। आप इमेजिन करो कि आपकी जो लिक्विड है वो लेयर के फॉर्म में फ्लो कर रही है। एक्चुअली में लेयर लिक्विड ऐसे ही फ्लो भी करती है, लेयर के फॉर्म में फ्लो करती है, जो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। नेकेड आई से तो आपको बिल्कुल पूरा पानी एक साथ ट्यूब के फॉर्म में फ्लो करता हुआ दिखाई देता है आपको टैप में से। बट एक्चुअली में कहानी ये है कि इट कैन बी टेकन, इट कैन बी कंसीडर्ड एज द लेयर्स व्हिच इज फ्लोइंग, राइट। तो अगर मान लो कि मैंने कोई लिक्विड माना और उसका ये कोई अपर लेयर है, और उसके जस्ट नीचे, अब देखो जस्ट नीचे का मतलब है कि जस्ट नीचे मतलब अगर आप सही में देखें तो ये जो सेपरेशन होगा बिटवीन द टू लेयर्स वो बहुत 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 कम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं लिक्विड को लेयर की तरह हम ट्रीट भी कर लें तो ऊपर वाला लेयर उसके नीचे वाला लेयर, ऊपर और नीचे वाले लेयर के बीच का सेपरेशन क्या होगा? तो सिंपली इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन के बराबर होगा एंगस्ट्रॉम में। नहीं आ रही बात समझ में? बहुत ज्यादा होगा क्या दो लेयर के बीच का सेपरेशन? ऑब्वियसली बहुत कम होगा। कितना कम सर? एंगस्ट्रॉम्स में, पिकोमीटर में। ठीक है, इतना कम जो इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन होता है और मोर और लेस उसी के बराबर होगा, जाहिर सी बात है। तो फिर भी हम समझने के लिए सेपरेशन थोड़ा ज्यादा करके दिखा रहे हैं। हम इसको समझने के लिए सेपरेशन को क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा करके दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक बात समझिए। मान लीजिए कि कोई रेफरेंस लाइन मैं ले रहा हूँ, ये दो लेयर को मैं एज अ दो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहा हूँ ऐसा समझो, और ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ। रेफरेंस लाइन का मतलब ये है कि जहां से आप इन लेयर्स की हाइट मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इस बात को समझिए कि जहां से आप इन लेयर्स की हाइट मेजर कर रहे हैं, तो इन लेयर्स की हाइट आप मान लीजिए कि इस रेफरेंस लाइन से मेजर कर रहे हैं, एंड दिस हाइट ऑफ दिस फर्स्ट लेयर इज x and the height of the second layer with respect to the first layer is dx, such that the height of the second layer is x plus dx with respect to the reference line। क्लियर है? मान लो ये लेयर p है, ये लेयर q है। कैन यू टेल मी which layer will have more velocity? क्यू। ऑब्वियसली द अपर लेयर, क्योंकि ऊपर वाले लेयर पे जो फोर्स है वो कम है और नीचे वाले लेयर पे फोर्स ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि नीचे वाले लेयर पे एक तो ऊपर वाले लेयर का भी फोर्स होगा और इसके नीचे वाले लेयर का भी फोर्स होगा, जो मैं दिखा नहीं रहा हूँ यहाँ पर। तो अनडाउटेडली जो सबसे ऊपर होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v प्लस dv है और इसकी वेलोसिटी v है। ठीक है भाई सक्षम भाई, अनजान भी? यस सर। सर ठीक है, हाँ बिल्कुल बताइए। सर अभी आपने बोला कि एक दो लेयर के बीच में लगभग डिस्टेंस पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम होगी सर, उसके बाद आपने dx लिख दिया, मतलब फिर तो मतलब एकदम, तब इससे पहले आपने हाँ डिफाइन बोलना किया उसको। बोलना, हाँ बोलो सर ना। dx तो मतलब और मैं पूरा छोटी नहीं वैल्यू समझा, हो गई। जाहिर सी बात है।
dx का मतलब ही होता है बहुत छोटी वैल्यू। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भाई सर dx का मतलब कितनी छोटी वैल्यू, तो मैं ये कह सकता हूँ कि dx की वैल्यू इतनी 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 छोटी है सच दैट वैल्यू इज टेंडिंग टू जीरो बट इट इज नॉट जीरो। इसीलिए तो इसको इनफाइनाइट सिमिली स्मॉल वैल्यू कहते हैं। तो dx सर मैंने बट लगा आपने दिया ना तो हाँ बोलो। आपने अभी ये भी बोला कि उनके बीच की डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम या पिकोमीटर में होगी। हम्म तो सर तो एंगस्ट्रॉम बहुत मतलब बड़ी वैल्यू होती है। हाँ सर नहीं होती तो सर छोटी है, पर सर फिर भी आपने डिफाइन कर दिया, फिर आपने डीएक्स ले लिया। तो ये एंगस्ट्रॉम में होगी और ये पिकोमीटर में होगी, तो उस लेंथ को कुछ तो मानोगे ना। यस सर। ठीक है, उस लेंथ को कुछ मानोगे। तो कुछ मानोगे तो ये जो कुछ है ये बहुत ज्यादा तो नहीं कुछ है। अगर मान लो मैं ये कहता हूँ कि भाई मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम है, तो 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या, वो 1 × 10⁻10 मीटर है। 1 × 10⁻10 मीटर मतलब 0.000000 10 बार लगा के 10 लिख दो। तो क्या ये बहुत बड़ी वैल्यू है? नहीं सर है तो अगर छोटी। अगर आप है तो छोटी, और सक्षम भाई सॉरी हर्षित भाई, ये ऑलमोस्ट बहुत छोटी वैल्यू है। आप इतनी वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं इन जनरल केसेस। सोच के देखिए, आप इतनी वैल्यू को जनरली नेग्लेक्ट करते हैं नहीं करते हैं? सर अच्छा, कर आप देते मुझे हैं। ये बताइए ना कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप कितना मानेंगे? अगर ठीक है आपके हिसाब से ये dx बहुत छोटा है, तो आप कितना कितना मानेंगे? सर जो आपने ये बोला एंगस्ट्रॉम पिकोमीटर। तो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम और 1 पिकोमीटर, मैंने कहा यूनिट एंगस्ट्रॉम्स। इसका ये मतलब थोड़ी कि एग्जैक्टली 1 एंगस्ट्रॉम होगा। ओके ओके सर समझ गया। नहीं समझ आई बात। मैंने ये नहीं बोला कि 1 एंगस्ट्रॉम होगा, मैंने ये नहीं बोला सर कि समझ गया, यूनिट मतलब एंगस्ट्रॉम्स में, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी है वो। हो सकता है 0.1 एंगस्ट्रॉम या 0.001 एंगस्ट्रॉम। 0.2 एंगस्ट्रॉम हो जाए, ठीक है, यस ऐसा सर। भी हो सकता है ना। तो मतलब ये है कि मोर और लेस ये बहुत छोटी वैल्यू है, इसीलिए हम इसको dx से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो दोनों लेयर के बीच का जो विस्कस फोर्स है, ये आपको याद रखना है आप, कि ये विस्कस फोर्स इट इज मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली दैट दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द टू लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। आप एक बात याद करो कि फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपसे बोला था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। याद करो कि दो अगर सरफेस कांटेक्ट में है, तो वो कांटेक्ट एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। बट ये जो विस्कस फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन एरिया। समझ आई बात? ठीक, यस क्या हुआ है ना। दूसरी बात, ये जो फोर्स है, आपकी आवाज फट रही है बीच बीच में, मेरी आवाज फट रही है क्या सक्षम? यस सर ये थोड़ी। हर्षित, यस सर। यस सर, जैसे ये वो जो स्पीकर्स में सर फट जैसे आती है ना, उसकी आवाज आ रही है बीच बीच में। ऐसा क्यों हो रहा है रे? ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। रुकिए 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट रुको। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। देखो, अगर फिर से डिस्टरबेंस हो आवाज में तो एक बार। अभी आवाज जा रही है ठीक से? अभी गई है? यस सर, मतलब सर एक बार प्लीज वापस कुछ बोलना। मैं कह रहा हूँ अभी आवाज देखो, अभी आवाज ठीक से जा रही है आप लोगों को? सर आ रही है, पर मतलब बीच में थोड़ा थोड़ा हो रहा है। थोड़ा थोड़ा हुई था। एक काम करो, रिकनेक्ट करो। जानवी, सक्षम एंड हर्षित, रिकनेक्ट।
देखो अब आई होप मेरी आवाज ठीक रहे, अब भी अगर फटे तो बता दीजिएगा। तो मान लीजिए कि मैं 2 लेयर फिर से कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है भाई? आवाज जा रही है आप लोगों को, हर्षित एंड सक्षम एंड जानवी? यस लेयर्स की एरिया मान लेते हैं ए है, ये ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, ठीक है? और यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन हमने माना था, तो चलिए ये रेफरेंस लाइन हम मान लेते हैं। थोड़ी सी बात जल्दी करें, दोनों की एरिया ए है सर। मैंने आपसे बोला कि इस वाले और इस वाले के बीच का जो सेपरेशन है, एक के ऊपर दूसरा लेयर इमेजिन करना आप, ठीक है? इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज dx, इस वाले की जो वेलोसिटी है दैट इज v प्लस ऑफ dv, इस वाले की जो वेलोसिटी है दैट इज v। क्योंकि आपको मैंने बोला है कि ऊपर वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी, नीचे वाले की वेलोसिटी कम होगी। क्लियर? तो आपसे ये बोला जाता है कि सर दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया और एरिया ऑफ द लेयर्स इन कॉन्टैक्ट। अब आपको एक बात पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स को अगर आप देखें, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। ये आपको फ्रिक्शन में मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो। बट यहाँ पर जो एरिया है दैट इज डिपेंडिंग, सॉरी, यहाँ पर जो फोर्स है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द एरिया ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब है कि ये भले अपोज करने वाला फोर्स है, बट इसका नेचर वैसा नहीं है जैसा फ्रिक्शन का है। ठीक है हर्षित? यस सर। ठीक है, चलिए। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। साथ साथ ये जो फोर्स है, इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू अ फैक्टर व्हिच इज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dv by dx। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इट इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद द डिस्टेंस। क्योंकि आप हर लेयर की वेलोसिटी एक दूसरे से अलग होगी, ठीक है? मैंने आपसे बोला है ना कि वेलोसिटी फिक्स नहीं रहती है, ये हर लेयर की वेलोसिटी एक दूसरे से अलग होती है। तो ये जो वेलोसिटी है टू, ये फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। और अब मैं आपको एक बात याद दिलाऊं, तो मैंने आपसे कहा कि डिस्टेंस उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, तो इसको मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट कह सकता हूं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका मतलब है ये जो फोर्स है, विस्कस फोर्स, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, वन इज एरिया एंड अनदर वन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद डिस्टेंस। हाँ बोलो। सर, अभी आपने क्या बोला? ब्रेक हो गई थी वॉइस, फिर से एक बार बोलो। मैंने बोला सर कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू ए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फोर्स है ये dv by dx पे डिपेंड करता है। नहीं समझ में आई बात? यस सर। और इस dv by dx को हम क्या नाम देते हैं? तो dv by dx को वी कॉल इट एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके। किसी भी क्वांटिटी का चेंज अगर हम डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में लें, तो दैट इज नोन एज ग्रेडियंट, राइट? यस सर। हेलो हेलो हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो dv by dx विल बी कॉल्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से हम फोर्स को लिख सकते हैं, जाहिर है प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ पर यूज करेंगे ईटा। इस साइन को आप ईटा कहते हैं, a into dv by dx। दिस इज द फोर्स दैट acts between the layers of the liquid, where eta is called as what? तो eta को हम कहते हैं coefficient of viscosity, coefficient of viscosity, ठीक है, coefficient of viscosity। अभी eta पे हम बात करेंगे, पहले आप यहां तक नोट करें। चलिए देखिए, अब इस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को आपको ये तो समझ में आ गया, दिस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है? एंड दिस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इट विल वेरी फॉर लिक्विड टू लिक्विड, एंड द रीजन बीइंग कि ये अगर वेरी करेगा तो इसके लिए, इसके कारण जो आपका फोर्स है, जो विस्कस फोर्स है, वो डिफरेंट लिक्विड के लेयर्स के बीच में उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। इवन दो अगर उसकी एरिया भी हम सेम ले लें और dv by dx भी सेम हो, तब भी फॉर डिफरेंट लिक्विड्स दिस फोर्स विल बी डिफरेंट
depending on the property of the liquid, and that property of the liquid which will decide this is known as coefficient of viscosity. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि coefficient of viscosity वो पैरामीटर है किसी भी लिक्विड का जो विस्कस फोर्स की वैल्यू को डिसाइड करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात सर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या होगी? तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की यूनिट क्या लिखेंगे आप? तो F by A मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम dx by dv लिख सकते हैं, हाँ ना बोलना पड़ेगा सर। Yes, अगर मैं sir. इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो सर मैं ये कह सकता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F मतलब न्यूटन यूनिट और इसकी मीटर स्क्वायर, dx अल्टीमेटली है तो लेंथ ही, तो इसकी यूनिट मीटर और ये वाली यूनिट मीटर पर सेकंड। अनडाउटेडली मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यही तो आएगी, Yes, sir. ठीक है। अब याद रखिएगा सर कि इसमें 1 न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इसको एक और नाम दिया गया है, इट इज कॉल्ड एज 1 पॉइसवेली, ठीक है। मुझे नहीं पता आप इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे, बट आई प्रोनाउंस इट एज पॉइसवेली, ठीक है। यस, इसको हम पॉइसवेली कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप पॉइस भी कहते हैं। हो गया सर एक सेकंड। सर ओके, मूविंग ऑन। एक छोटा सा डिस्कशन, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन, उसके बाद फिर फर्दर डिस्कशन, जो मेन चीजों को हमें डिस्कस करना है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आगे सुनिए। सर मान लीजिए ये आपकी कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट, आई विल गिव यू द डेटा, और इस मेटालिक प्लेट और इस सरफेस के बीच में एक लिक्विड की बहुत पतली सी लेयर है, ठीक है। और यहाँ से इस मेटालिक प्लेट के साथ एक ब्लॉक यहाँ अटैच्ड है, and this block has some mass. The mass of this block is 0.01 किलोग्राम। इस ब्लॉक का जो मास है वो 0.01 kg है, 0.01 kg। और ये मेटालिक प्लेट है, और मेटालिक प्लेट और इस सरफेस के बीच में क्या चीज है सर? तो मेटालिक प्लेट और सरफेस के बीच में देयर इज अ लिक्विड, ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस होगी, दैट आई विल टेल यू। इस प्लेट का जो एरिया है दैट इज इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर, और ये जो ब्लॉक है वो आपको दिख रहा है, ये जो लिक्विड की फिल्म है या लिक्विड की जो लेयर है जो इसके बीच में है, सरफेस और इस प्लेट के बीच में, उसकी थिकनेस, दिस थिकनेस इज 0.3 मिलीमीटर। दिस इज द थिकनेस ऑफ द लेयर व्हिच इज बिटवीन द सरफेस एंड द प्लेट, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि व्हेन द ball is released or the system is released, the plate moves with a constant velocity of 0.085 meter per second. Find the coefficient of viscosity of the liquid. मतलब आपको लिक्विड की कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बतानी है इफ on releasing plate moves with constant velocity of 0.085 मीटर पर सेकंड। ये जो प्लेट है हमारा, ये वाला प्लेट, दिस मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 0.085 मीटर पर सेकंड, ये प्लेट, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या क्वेश्चन समझ आ गया है? Yes, sir. ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो सर। सबसे पहली चीज, वी हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो अगर हम प्लेट की बात करें सर, प्लेट विच इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अगर ये प्लेट को हम देखें और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं? तो पहली बात तो इस प्लेट पे एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम है टेंशन, ड्यू टू दिस स्ट्रिंग और द रोप। जब ये प्लेट आगे भागेगा तो लिक्विड की जो लेयर इसके कांटेक्ट में है वो इसको आगे जाने देना चाहेगी या इसके मोशन को अपोज करेगी? व्हाट द लिक्विड विल डू? Suppose. अपोज, ड्यू टू द विस्कस फोर्स और ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ विस्कोसिटी, ये इसको अपोज करेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स। एंड बिकॉज दिस इज गोइंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आई कैन सिंपली क्लेम दैट कि T विल बी इक्वल टू F। मतलब जो टेंशन की वैल्यू है और जो ये फोर्स है, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा सकता है। तो T 100% इट शुड बी इक्वल टू F, ठीक है। तो T की वैल्यू को हम F से इक्वेट कर सकते हैं, बट
we neither know the value of t and nor we know the value of f. तो पहली इक्वेशन तो हम लिखेंगे t is equal to f, और f क्या है सर? तो विस्कस फोर्स है, which is a into dv by dx. I'll tell you what will be this value dv by dx. तो एक इक्वेशन तो ये, बट यहाँ पर ना तो हमें ईटा पता है ना तो हमें टी पता है, there are two unknowns. तो टी की वैल्यू कहाँ से लाएं? तो देखो इस ब्लॉक को देखो, ये वाला ब्लॉक, अगर आप इस ब्लॉक को देखें तो इसके ऊपर भी क्या लग रहा है सर? टेंशन लग रहा है। नीचे क्या लग रहा है सर? mg की वैल्यू कितनी होगी? 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 10, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा क्या बेटा? यस ठीक है, तो t की वैल्यू इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू 0.1 लिख सकते हैं हम। ये दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। तो अब ये वैल्यू उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो t की जगह आप लिख दीजिए 0.1। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हमें निकालना है, a इज 0.10 मीटर स्क्वायर, व्हिच वी डोंट नीड टू चेंज बिकॉज़ ऑलरेडी ये SI यूनिट में गिवन है। dv मतलब वेलोसिटी, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये प्लेट इस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये तभी चल सकती है जब लेयर का वो पोर्शन जो ये लिक्विड है उसका वो लेयर जो इस प्लेट के कांटेक्ट में है वो भी उसी वेलोसिटी से चले जितने से प्लेट चल रही है। नहीं आई बात समझ में? देखो ये प्लेट है और इसके नीचे लिक्विड है, तो लिक्विड का एक लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगा या नहीं होगा? यस सर होगा। और दूसरा लेयर ये सरफेस के कांटेक्ट में, इमेजिन कर, है ना? और इन दोनों के बीच का जो हमें थिकनेस गिवन है वो गिवन है 0.3 मिलीमीटर। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो ऊपर वाला जो प्लेट के कांटेक्ट में है वो लेयर उसी वेलोसिटी से चलेगा जिस वेलोसिटी से प्लेट चल रहा है। ठीक है, तभी तो वो भी प्लेट के साथ साथ आगे ड्रैग होगा, और क्योंकि वो ड्रैग हो रहा है तभी नीचे वाली लेयर उस पर विस्कस फोर्स लगा रही है। और जो पार्ट ऑफ द लिक्विड का जो नीचे वाला लेयर है जो सरफेस के टेबल के साथ कांटेक्ट में है वो रेस्ट में है। इसका मतलब है कि इन दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है? तो एक्चुअली में जो वेलोसिटी प्लेट की है वही इन दोनों के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस भी है। हर्षित बोलना पड़ेगा दोस्त, तुम चुप हो गए। मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.085 है, और जो इन दोनों के बीच का जो dx है दैट कैन बी रिटन एज 0.3। अच्छा कैलकुलेशन कर रहा था हर्षित, ठीक है, into 10 to the power -3। ये लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? देखिए जानवी सक्षम प्लीज देखो अच्छे से, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो पूछो। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3.45 into 10 to the power -3 पास्कल सेकंड। ईटा की जो फाइनली वैल्यू सॉल्व करके आ रही है वो आ रही है 3.45 into 10 to the power -3 पास्कल सेकंड। पास्कल सेकंड मतलब बेसिकली आप न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इसकी यूनिट क्या आई थी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना? तो न्यूटन फोर्स की यूनिट है, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, तो फोर्स बाय एरिया को हम प्रेशर भी कह सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पास्कल सेकंड यूनिट भी यूज हो सकता है, या पॉइस वेलीज कह सकते हो, जो भी कह लो। हो गया? यस ठीक है, अब देखिए सर आगे की कुछ और बातें कर लें हम। जी कुछ कह रहा है? नहीं कह रहा, चलिए आगे की कुछ और बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टोक्स लॉ, और इसी के बाद एक आएगा कॉन्सेप्ट टर्मिनल वेलोसिटी का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या होता है? तो स्टोक्स लॉ बेसिकली स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल बॉडीज। पहले तो ये समझ लो, सबसे पहले ही मैं ये बात कह देता हूं कि ये स्फेरिकल बॉडी के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, और ये लॉ कहता क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। ये लॉ ये कहता है कि जब भी आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को जिसका रेडियस r है उसको आप अलाउ करोगे टू मूव थ्रू अ विस्कस लिक्विड,
मतलब ऐसी लिक्विड में मूव करने के लिए अलाउ करोगे जिसमें विस्कस फोर्सेस हैं या विस्कोसिटी है, ठीक है? तो इन एडिशन टू अदर फोर्सेस देयर विल एक्ट वन मोर फोर्स ड्यू टू द विस्कोसिटी। नहीं, ये बात समझ में, फिर से बता रहा हूँ कि आप इस बात को ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी लिक्विड, चाहे उसमें आप बॉडी को आप जैसे भी मूव कराओ, रिमेंबर स्टोक्स लॉ स्टैंड्स फॉर स्फेरिकल बॉडी, राइट? तो मान लीजिए ये लिक्विड है, किसी कंटेनर में ये लिक्विड है, ठीक है? और इस कंटेनर में इस लिक्विड को हमने भर दिया और इसमें वी आर अलाउइंग अ स्फेरिकल बॉडी टू मूव इनसाइड दिस लिक्विड। समझ में आ गई बात? ये स्फेरिकल बॉडी है, इस स्फेरिकल बॉडी को वी हैव अलाउड टू मूव इनसाइड द लिक्विड। क्लियर? तो आपसे ये कहता है कि अगर ये लिक्विड विस्कस है, और आपको पता ही है कि जितनी भी लिक्विड है वो विस्कस है, एंड दोज लिक्विड्स आर कॉल्ड एज रियल लिक्विड। अगर मैं ये मान लूं कि कोई लिक्विड ऐसी है जिसमें विस्कस फोर्स नहीं है, इसका मतलब है कि रियली ऐसी कोई लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो आइडियल सिचुएशन है, इसीलिए हम उसको आइडियल लिक्विड के नाम से जानते हैं। और ऑल्दो हमें इस चैप्टर में आइडियल लिक्विड पे ही ज्यादा चीजें पढ़नी है। ये बात ऐसे ही है जैसे गैस लॉज। आपको मालूम है कि ऑल द गैस लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर द आइडियल गैसेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द रियल गैसेस। और रियल लाइफ में जितने भी गैसेस आपको मिलते हैं, ऑल ऑफ देम आर रियल, नन ऑफ देम इज आइडियल, राइट? बट फिर भी एक स्पेशल कंडीशन हम बना लेते हैं, आइडियल सिचुएशन को समझते हैं। क्यों? क्योंकि वंस यू नो द सिचुएशन, आइडियल गैस सिचुएशन, देन यू विल बी एबल टू अप्लाई द थिंग्स टू द रियल गैसेस, राइट? इसी तरह से अगर आप आइडियल लिक्विड के बारे में चीजें जानते हो, तो आप रियल लिक्विड के बारे में वो उन चीजों को आप यूज कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, और प्लस जो उसमें और एडिशनल चीज होंगी उसको अप्लाई करोगे। ठीक है? तो देखिए, मैं अगर मान लो कि कोई लिक्विड है, रियल लिक्विड, जिसमें विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, और उसमें अगर आप किसी भी स्फेरिकल बॉडी को, अच्छा ऐसा है क्या सिर्फ स्फेरिकल बॉडी होगी तो ही उस पर फोर्स लगेगा? नहीं, बॉडी चाहे किसी भी शेप की हो उस पर फोर्स लगेगा, बट स्टोक्स ने जो अपना लॉ दिया है वो सिर्फ किसके लिए दिया है? स्फेरिकल बॉडी के लिए। इट इज गिवन फॉर स्फेरिकल बॉडी। क्लियर? तो इसलिए हम स्फेरिकल बॉडी नाम ले रहे हैं। तो देखिए, स्टोक्स ये कहता है कि जब भी आप किसी बॉडी को मतलब इफ यू अलाउ a body to move inside a liquid, so with all the forces it will also experience a backward force or a force opposite to the motion of the spherical body due to the viscosity of the liquid। नहीं आई बात समझ? इसका क्या मतलब? इसका मतलब देखो, इस बॉडी को अगर हम देखें तो इस पे जो सिर्फ एक फोर्स होगा mg का, वो तो लग ही रहा होगा। एक फोर्स जो बॉइंट फोर्स होगा वो भी लग रहा होगा। साथ साथ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस पे एक और फोर्स लगेगा, viscous force, which the body will experience, and that force is given by this law which is called as Stokes law। Did you understand? अच्छा सर, ये बॉडी नीचे जा रही थी तो ये विस्कस फोर्स ऊपर लगा। अगर मान लीजिए कि ये बॉडी ऊपर जाती, सुनिएगा मेरी बात अगर बहुत ध्यान से, अगर ये बॉडी ऊपर जा रही होती, यही बॉडी इफ इट वुड हैव बीन गोइंग अपवर्ड्स, ठीक है, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि बॉइंट फोर्स सर हमेशा ऊपर लगता है, चाहे बॉडी ऊपर जाए कि नीचे जाए। वेट हमेशा नीचे लगता है, चाहे बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए। बट कौन सा फोर्स डायरेक्शन चेंज करता? तो डायरेक्शन ऑफ दिस विस्कस फोर्स वुड हैव चेंज व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। ठीक है? मतलब इट विल ऑलवेज एक्ट ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, इसीलिए इसको ड्रैगिंग फोर्स कहते हैं। बेसिकली ड्रैगिंग फोर्सेस वो फोर्सेस हैं व्हिच एक्ट्स ऑपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी, राइट? जैसे फ्रिक्शन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ ड्रैगिंग फोर्स, लिक्विड का जो विस्कस फोर्स है इट इज आल्सो द फॉर्म ऑफ ड्रैगिंग फोर्स, एयर फ्रिक्शन विल आल्सो बी कॉल्ड एज ड्रैगिंग फोर्स बिकॉज़ ऑल ऑफ देम एक्ट्स ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, राइट? अच्छा, दूसरी बात, व्हाई डज दिस फोर्स एक्ट्स, व्हाई दिस फोर्स कम्स इनटू द प्ले when our body is made to move inside a liquid? तो उसका रीजन बहुत ऑब्वियस है कि जब भी बॉडी किसी लिक्विड में मूव करेगी तो उस लिक्विड का जो लेयर है दैट विल बी अटैच्ड टू द बॉडी। यस, लिक्विड विल स्टिक टू दैट बॉडी। ठीक है? और जब वो लिक्विड का लेयर स्टिक करेगा बॉडी पर, तो वो बॉडी के साथ साथ वो लेयर भी नीचे की तरफ भागेगा। अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो वो लेयर भी नीचे की तरफ भागेगा जो इसके साथ स्टिक है, चिपका हुआ है। तो इसके मोशन को कौन अपोज करेगा? इसके साथ वाला लेयर, जो इसके पास वाला लेयर है वो इसके मोशन को अपोज करेगा। तो अगर ये बॉडी नीचे जा रही है तो मोशन को अपोज करने के लिए इसके पास वाला लेयर फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और इसी तरह से अगर बॉडी नीचे जा रही है तो ये पास वाला जो लेयर है इस पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो दिस इज हाउ द फोर्स विल एक्ट ऑन द बॉडी, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली arising here because of the viscosity of the liquid, right? If the liquid would not have been viscous, तो इसका उस केस में ये फोर्स नहीं होता। ठीक है? बात समझ में आ गई? अगर अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये वर्टिकल डायरेक्शन में इफ यू अलाउ द बॉडी टू मूव देन ओनली देयर विल बी दिस फोर्स। सर मैं आपसे कह रहा हूं कि लिक्विड में आप कैसे भी मूव करा दो, देयर विल बी द विस्कस फोर्स, है ना, एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब अगर ये लिक्विड में, अगर यही कंटेनर है, इसमें हम इस बॉडी को वर्टिकली मूव नहीं कराते, हम हॉरिजॉन्टली मूव करा दें, then also there will be the viscous force। The point is only कि भाई viscous force will be opposite to the direction of motion of the body। Did you understand? Please tell me।
यस सर। स्टोक्स लॉ का मतलब समझ में आ गया तो लिख लीजिए, स्टोक्स लॉ में लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसमें लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, according to this law, backward viscous force acting on a small spherical body, according to this law, backward viscous force acting, अब देखो इस लॉ में खुद ही स्टेटमेंट में लिखा हुआ है एक्टिंग ऑन स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, मतलब साफ साफ खुद ही लिख दिया उसने स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस r moving with uniform velocity. Through a fluid of ये है सर आपका विस्कस फोर्स। ये 6 है ना, ये सिग्मा नहीं है, 6 है, 6 है भाई, ये सिग्मा नहीं है जी। सर ये पहली बात स्मॉल क्यों कह रहे हो और दूसरा ये यूनिफॉर्म क्यों कह रहे हैं? स्मॉल आर उसके कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन की वो बात कर रहा है, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो रेडियस कुछ भी हो सकता है, वो आर की वैल्यू 10 मीटर भी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर भी हो सकती है। आई बात समझ में? उसने ये बोला कि जाहिर है वैसे भी अगर हम देखें तो स्फेरिकल बॉडी है तो उसका रेडियस होता ही ना। हर्षित पहले रेडियस को समझो, वेलोसिटी पे आता हूँ। ए हर्षित ए वो मतलब सर उसने मतलब स्मॉल वर्ड यूज क्यों किया है कि कोई बड़ी बॉडी ले लेंगे, सपोज अगर अर्थ ही ले लें तो सपोज मतलब नहीं वो नहीं वो स्मॉल स्फेरिकल बॉडी उसने इसलिए यूज किया है कि बॉडी बहुत बड़ी होगी तो फिर ये लॉ विल फेल। अगर बॉडी बहुत बड़ी हो गई तो उसका वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, और वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उस पे विस्कस फोर्स का जो इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाएगा। नहीं यही बात समझ गया। देखो इस बात को समझो ना, इस बात को समझो कि अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये जो हमारा जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो लग क्यों रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि लेयर जो है उस पर फोर्स लगा रही है, पास वाली लेयर, ठीक है, तो हम उस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं। बट अगर आप इमेजिन करिए कि मैं आपसे कहता हूं कि विस्कस जो फोर्स लग रहा है वो मान लीजिए 1 न्यूटन है और वेट ऑफ द बॉडी जो है वो 1000 न्यूटन हो गई मान लीजिए, तो क्या उस केस में आप ये 1 न्यूटन कंसीडर कर रहे होंगे जो विस्कस फोर्स है ये? नो सर। नो सर। तो उस केस में हम विस्कस फोर्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं व्हिच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, मान लीजिए, ठीक है। और भी कई सारे रीजंस होते हैं जिसके लिए हम लार्ज बॉडी कंसीडर नहीं करते। यस बोलो। ये भी वो नॉर्मल जो हम फ्रिक्शन यूज करते हैं मैकेनिक्स में, वैसा ही ये स्टैटिक और काइनेटिक्स में भी आता है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। जब स्टैटिक है, जब लेयर चल ही नहीं रहा तो कोई विस्कस फोर्स होगा ही नहीं, मतलब डायरेक्टली विस्कस फोर्स की वैल्यू 0। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो विस्कस फोर्स है इट डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। यस सर। ठीक है, तो स्टैटिक काइनेटिक का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है। वहां पर तो ये है कि बॉडी रेस्ट में तब भी देयर विल बी स्टैटिक फ्रिक्शन, इफ इट हैज द टेंडेंसी ऑफ मूविंग देन आल्सो देयर विल बी फ्रिक्शन। भले वो मूव नहीं हुआ है बट मूव करने की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन है। तुझे नहीं आई बात समझ? ठीक है, बस इसमें टेंडेंसी के कारण फोर्स नहीं लगता, इसमें बॉडी तब जब मूव करेगी तभी विस्कस फोर्स लगेगा। पहला पॉइंट तो ये है सर। दूसरा पॉइंट ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सेक्शन भाई, ये फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो ये फोर्स भी चेंज हो जाएगा। इसीलिए उसने बोला है कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी। ओके ठीक है, खैर फिर अब देखो इस हाँ जाहिर है इस ये जो आपका ये जो क्या कहते हैं स्टोक्स लॉ, इसका जो एक्चुअल डेरिवेशन है वो आपको गिवन नहीं है, आपके लेवल में नहीं है, बट हम इसको ड्राइव करेंगे जो अकॉर्डिंग टू आपके जो सिलेबस में चीजें गिवन है वो उसके अकॉर्डिंग हम इसको ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। आपको याद हो जिसने मुझसे सक्षम ने पढ़ा या मुझे नहीं पता,
हर्षित तुमने तो पढ़ा ही नहीं है ये, जानवी ने भी मुझसे पढ़ा है ये वाला पार्ट या नहीं पढ़ा है मुझे नहीं पता, कि ये एक चैप्टर था जो डायमेंशनल फॉर्मूले वाला, उसमें हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करते थे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, इफ यू रिमेंबर। जी सर ठीक है, किया तो है। उसमें 3 एप्लीकेशन होते थे, एक फॉर्मूले मतलब यूनिट का कन्वर्जन हम करते हैं, दूसरा हम ये करते हैं कि चेक करते हैं इक्वेशन की एक्यूरेसी, और तीसरा डायमेंशनल एक्यूरेसी, और तीसरा हम ये चेक करते हैं फॉर्मूला ड्राइव करते हैं फॉर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जिस तरह से हमने वहां पर फॉर्मूला ड्राइव किया था डायमेंशनल फॉर्मूले वाले चैप्टर में, उसी तरह से हम यहाँ पर भी डायमेंशनल फॉर्मूले वाले एप्लीकेशन के हिसाब से विल प्रूफ दिस रिजल्ट विच इज स्टोक्स लॉ। ठीक है, ऑल्दो इस बात में याद रखिएगा, इसमें याद रखिएगा कि वी आर नॉट गोइंग बाय द एक्चुअल प्रोसेस या एक्चुअल डेरिवेशन, और वैसे भी अगर ये लॉ है तो लॉ डजंट नीड्स टू बी प्रूव्ड। आई बात समझ में, मतलब थ्योरेटिकली उसके प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। क्या हो गया? लॉ और थ्योरी Yes. में फर्क समझते हो? लॉ Yes. डजंट नीड एनी मैथमेटिकल सपोर्ट फॉर इट, बट थ्योरी नीड्स a mathematical support to it. Law are experimentally proved, but theories are not experimentally proved. ठीक है, तो ये फर्क होता है। तो लॉ है तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, फिर भी स्टिल कुछ को हम रिजल्ट को ड्राइव कर पाते हैं। ठीक है, तो हम अगर ड्राइव कर पाते हैं थ्योरेटिकली भी तो हम कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं कि सर इस स्टोक्स लॉ को शो करने के लिए आप को मालूम है कि ये जो फोर्स है, जो ये विस्कस फोर्स लग रहा है ऑन दिस बॉडी जिसका रेडियस आर है, ये विस्कस फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मान ले रेडियस, let the power of radius to be a, this force, viscous force also depends on the another factor which is the velocity, let the power of velocity be, or viscous force also depends on one more thing which is eta, that is the coefficient of viscosity, let the power of coefficient of viscosity to be c। तो यहां से हम कह सकते हैं कि F is equal to K R A V B eta C। Tell me yes or no। जी सर। तो Yes. सबकी वैल्यू 1 1 1 आनी चाहिए, क्योंकि हमें लॉ दिख रहा है कि 6 पाई eta RV है। ऑल्दो डायमेंशनल फॉर्मूले का, डायमेंशनल एनालिसिस का या डायमेंशनल फॉर्मूले का लिमिटेशन ये है कि इस में जो K इन्वॉल्व होता है, जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू यू कैन नॉट डिफाइन डायमेंशनली। तो आप डायमेंशनली ये K फाइंड नहीं कर सकते, ये डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात? बट आप बाकी रिलेशन को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो रिलेशन को चेक करते हैं। अब इसके बाद का क्या स्टेप होता था, कोई कौन बताएगा? इसके बाद व्हाट वी डू? डायमेंशन लिखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, mlt to the power minus 2 is for what? This will be for the force। यस ठीक सर। है, इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है हमारी, और वेलोसिटी तो इज इक्वल टू, मैंने आपसे बोला कि के के बारे में हमें नहीं पता, के कांस्टेंट होगा तो ये कोई नंबर भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो के के बारे में नहीं पता, तो हम के का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे, राइट साइड पे रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो l टू द पावर a, वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे lt टू द पावर -1 टू द पावर b, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m into l minus 1 t टू द पावर -1 टू द पावर c। क्लियर है सर? तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, mlt टू द पावर -2, लेफ्ट साइड पे एज इट इज, l will become la plus of b minus of c। ठीक है, t will be t minus of b minus of c, और m मतलब m टू द पावर c। सही करा है? Yes. सेम कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करिए, m टू द पावर c और m टू द पावर 1, तो यहां से c की वैल्यू आ गई 1, c हमारा डन। ठीक है, c आ गया। तो अब आते हैं दूसरे वाले पे, माइनस b माइनस ऑफ c, मतलब t का पावर, लेफ्ट साइड पे t का पावर इज -2। ठीक है, और c की वैल्यू 1 है, तो माइनस ऑफ b माइनस ऑफ 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो माइनस ऑफ b इज इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1, तो b इज इक्वल टू 1 अगेन, तो b की भी वैल्यू 1 हो गई। Now the last is a plus b minus of c. This will be equal to 1 because length has a dimension of 1 on the left side. तो a plus b minus of c is equal to 1. अब हमें पता है कि b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, तो 1 minus of 1 will become equal to 0. तो a is equal to 1. Hence हम ये कह सकते हैं कि f is equal to constant r पे पावर 1, v पे पावर 1, eta पे पावर 1, और इसी constant की वैल्यू है 6 पाई, तो 6 पाई eta rv। डन है सर? Yes. नोट करिए तुम, खट से सक्षम को, सक्षम और हर्षित, जानवी, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछिए, वरना खटाखट नोट करिए।
कौन सा 24 सक्षम, सॉरी हर्षित, सर क्या बोला आपने? नहीं किसी ने बोला 24 से पेपर स्टार्ट है, सक्षम ने बोला कि हर्षित ने, सक्षम ने बोला। सक्षम कौन सा 24, फेब या मार्च? ओ भाई साहब, सर एक दिन की छुट्टी है फिजिक्स की। कब है फिजिक्स का पेपर? फिजिक्स का पेपर कब है? सर एक सेकंड चेक करते हैं। ठीक है, बाकी लोग नोट कर लिया हो तो जल्दी से बताओ। सर 10 मार्च। अच्छा, शांत सर। ठीक है, अब दूसरी बात सुनिए। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। पहली बात तो आप ये समझ लें कि टर्मिनल वेलोसिटी, भले हम ये टर्म यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट दिस टर्म कैन बी यूज्ड एनीवेयर, क्योंकि इसका एक जनरल मतलब होता है। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जनरल मीनिंग, व्हाट इज मेंट बाय टर्मिनल वेलोसिटी। तो जनरल मीनिंग आपकी ये टर्मिनल वेलोसिटी की है कि द मैक्सिमम अटेन्ड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जिसके बाद बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी। मतलब बॉडी की अगर वेलोसिटी चेंज भी हो रही हो, मान लो कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, और चेंज होते होते इट रीचेस टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर दैट। ठीक है, तो दिस मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर व्हिच द वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपकी कोई बॉडी है व्हिच स्टार्ट्स इट्स मोशन विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और वो 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती गई। अब मान लो कि आफ्टर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, अब उसके बियॉन्ड उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, दैट बिकम्स कांस्टेंट नाउ। मतलब 2 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट किया, और उसके बाद वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई बढ़ते बढ़ते, अब इसके बाद वो नहीं बढ़ रही है और ना ही यहाँ से डिक्रीज कर रही है ना ही इंक्रीज कर रही है। तो दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन बी कंसीडर्ड टू बी द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बात समझ में आई? अब यहां पर सर इस टर्मिनल वेलोसिटी को डिफाइन करने का क्या मतलब है, तो बेसिकली आप इस बात को समझें कि टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू अ विस्कस मीडियम। ठीक है, कोई भी बॉडी जब किसी भी विस्कस मीडियम से में फॉल करता है, नीचे गिर रहा होता है, ठीक है, तो उसकी एक मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी वो अटेन करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, एंड दैट मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा क्यों ऐसा होता है, बट पहले लिख लीजिए द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड। द मैक्सिमम, जल्दी लिखिएगा जरा, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड by a body while falling through a viscous medium is called terminal velocity। ठीक है, उसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इस बात को समझो। देखो, मान लो कि कोई भी आप बॉडी को अलाउ करो टू फॉल, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, मुझे कोई बता सकता है? व्हाट विल बी द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस बॉडी व्हिच इज अलाउड टू फॉल इनसाइड अ विस्कस लिक्विड? mg। तो अनडाउटेडली इस पे एक तो mg लग रहा होगा, दूसरा इस पे बॉइंट फोर्स, वेरी गुड, और तीसरा एक और फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है ये विस्कस फोर्स, जो अभी हमने स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग देखा। सर ये हम कहाँ मान रहे हैं फॉलिंग मतलब? ऑब्वियसली लिक्विड के अंदर मान रहे हैं। ओके ओके सर। ठीक है, इट इज अलाउड टू फॉल इनसाइड द लिक्विड। तो आफ्टर सम टाइम
when it is allowed to fall, it attains a maximum constant velocity, जिसके बाद उसकी velocity increase नहीं होती, further उसके बाद वो increase नहीं होती, ठीक है। और वो maximum constant velocity जो attain कर लेता है particle या body, और उसके बाद उसकी velocity further increase नहीं होती, this maximum constant velocity is called as terminal velocity. अब पहले तो हम समझते हैं कि why will it acquire a maximum constant velocity, उसकी velocity एक point के बाद क्यों नहीं increase करेगी, let us understand that, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप इस बात को समझिए सर, इसको समझने के लिए आप एक बात समझिए सर, बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। FFBMG बहुत बढ़िया सा, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, अरे वाह, ओहो हो। अब एक बात सुनो, देखो हमें ये वाला विस्कस फोर्स है ना, विस्कस फोर्स, उसका फॉर्मूला हमें सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए पता है, इसीलिए जो हम बॉडी यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं वो स्फेरिकल ले रहे हैं। वैसे ये सब सारी बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट सारी बॉडी के लिए एप्लीकेबल है, बट जो हम बॉडी कंसीडर कर रहे हैं वो स्फेरिकल कंसीडर कर रहे हैं। द रीजन इज कि हमें स्फेरिकल बॉडीज पे विस्कस फोर्स का फॉर्मूला पता है, किसी जनरल बॉडी पे विस्कस फोर्स कितना होगा वो हमें नहीं पता है। उसके लिए आप अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू बता देंगे, एरिया वेरिया बता देंगे, तब मैं सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। अदरवाइज अगर मुझे स्फेरिकल बॉडी है तो डायरेक्टली मैं विस्कस फोर्स को लिख सकता हूं 6π8 RV। टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब होगा क्या कि व्हेन यू विल अलाउ दिस बॉडी टू मूव इनसाइड द लिक्विड, मान लो यहाँ पर लिक्विड की डेंसिटी, सुनते रहना, जहां नहीं समझ में आया पूछना है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मान लीजिए कि रो है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की जो डेंसिटी है उसको अपन मान लेते हैं कि सिग्मा है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी को अपन कितना मान लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी को हमने कितना मान लिया, सिग्मा मान लिया, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ बॉडी कितनी होगी सर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी को, बिकॉज इट इज स्फेरिकल बॉडी, तो वी कैन राइट दिस एज 4/3πr³। टेल मी यस और नो। यस सर। यस। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ कि व्हेन यू अलाउ इट टू फॉल, mg इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज कांस्टेंट। बॉइंट फोर्स भी आपको याद होगा कि ये कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज आपकी बॉडी जब लिक्विड के अंदर है तो जो वॉल्यूम वो कंटिन्यूअसली डिस्प्लेस कर रही होगी व्हाइल मूविंग, वो तो सेम होगा ना। लिक्विड का वो वॉल्यूम जो ये डिस्प्लेस कर रही होगी वो सेम रहेगा या नहीं रहेगा भाई। अगर आपने किसी बॉडी को अलाउ कर दिया टू मूव इनसाइड द लिक्विड, तो यहाँ पर जब बॉडी है तो जितना उसने अपने आसपास की लिक्विड को हटाया है अपनी जगह बनाने के लिए, जब यही बॉडी यहाँ पे पहुंचेगी तब भी तो उतना ही लिक्विड वहां से हटाएगी वो। ए सर, और बॉइंट फोर्स आपको याद होगा कि बॉइंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो एट एवरी पॉइंट जो ये बॉडी है वो वेट ऑफ द लिक्विड को, सेम वेट ऑफ द लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है, तो बॉइंट फोर्स भी कांस्टेंट है, mg भी कांस्टेंट है। अब आते हैं इस फोर्स पे, F पे, समझिएगा। तो अगर हम F पे आए तो F जो फोर्स होता है ये 6π∗RV लिखा जाता है, 6π∗RV। सर 6π कांस्टेंट है, ईटा कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, बट V इज द वेलोसिटी। जब बॉडी को ऊपर से नीचे आप अलाउ करोगे टू मूव, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या वेलोसिटी नीचे आने में इंक्रीज होगी? पहले सोचो, इनिशियली सोचो। इनिशियली जब भी किसी बॉडी को आप ऊपर से नीचे ड्रॉप करोगे तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है या इंक्रीज कर रही होती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? क्या होता है यार, मजा नहीं आ रहा। इंक्रीज। बिल्कुल सही बात, इंक्रीज करेगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी इसका मतलब है ये विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा, तो विस्कस फोर्स बढ़ेगा, राइट, इंक्रीज करेगा। और ये विस्कस फोर्स इंक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये विस्कस फोर्स और बॉइंट फोर्स मिलके किसको बैलेंस कर देंगे, mg को। वंस द अपवर्ड फोर्स इज बैलेंस्ड बाय द डाउनवर्ड फोर्स, क्या उसके बाद वेलोसिटी इंक्रीज कर सकती है? नो सर। नो सर। तो यही जो मैक्सिमम वेलोसिटी बॉडी ने अटेन कर लिया, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? यस सर। मेरी बात एक बात समझो जानवी, मुझे एक बात बताओ, जनरल लाइफ, डेली लाइफ, उसमें जब हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो फ्लूइड मतलब एयर, जनरल लाइफ में भी तो एयर है ना। मैं ये जो बता रहा हूँ ये फ्लूइड के लिए बता रहा हूँ ना, तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस दोनों आता है, तो क्या उसमें ये फोर्स नहीं लग रहा होगा? डज दिस विस्कस फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी? लग रहा होगा। तो फिर आप कंसीडर क्यों नहीं करते? आप क्यों कहते हैं कि बॉडी जब नीचे आएगी तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली बढ़ती जाएगी? वो इसलिए क्योंकि आप एयर को अज्यूम नहीं करते ना मोशन अंडर ग्रेविटी में। याद करो, याद करो, याद करो, है ना, नहीं करते हैं। अगर हम कर लेंगे, हाँ आपके लेवल पर नहीं करते हैं, 11th में नहीं करते हैं,
बट अच्छे लेवल पे जब आप ओलंपिया का लेवल या जेई के लेवल पे जब आप बात करते हैं तो फोर्स लगा के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, समझ रहे हैं आप? तो एयर के रेजिस्टेंस को अगर हम नेग्लेक्ट करें तो उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, जब एयर रेजिस्टेंस को हम कंसीडर कर ले तो उसे कंसीडर करना पड़ता है। यार तुम्हें नहीं आ रहा भाई? आ रहा है सर। अच्छा, दूसरी बात, एक बात और समझो, ये तो हो गया सर मैक्सिमम अटेन्ड वेलोसिटी। अब ये देखो, ये तुमको प्रैक्टिकली ये चीज समझ में आएगी। तुम सोचो कि ये जो वाटर, जब बारिश होती है तो वाटर जो ड्रॉप्स होते हैं, पानी की जो बूंदे होती हैं, आप सोच के देखो कि ये बारिश की बूंदे, ठीक है, कितने हाइट से गिरती है नीचे। मान लो कि मैं 10 किलोमीटर हाइट मान लेता हूँ, मान लो मैं कितना हाइट मान लेता हूँ, 10 किलोमीटर। भाई इतना ऊपर तो होगा ना बादल। यस सर। मैं मान लेता हूँ कि 10 किलोमीटर हाइट से ये नीचे गिर रहा है, और मान लो कि इसका मास बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, फिर भी तो कुछ तो होगा। मान लो कि मैं ये मान लेता हूँ कि m इज इक्वल टू 0.01 ग्राम है, मान लिया, क्या जाता है मानने में, ठीक है। और ये 10 किलोमीटर हाइट से ऊपर से ड्रॉप हुआ, मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। जब ये धरती पे पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो इसकी वेलोसिटी अगर हम देखें तो आपको मालूम होगी कि वेलोसिटी विल बिकम इक्वल टू v इज इक्वल टू √2gh। ये इक्वेशन ऑफ मोशन से बस मैं एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ हर्षित। तो 2 into 10 किलोमीटर इज 10 into 10 to the power 3 हर्षित, हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए ना, इसको अगर आपने ये थोड़ी देर के लिए एक काम करो, इसको हम 1 ग्राम ही मान लेते हैं थोड़ा सा। तो हम क्या लिखेंगे 1 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 10 to the power -3 kg। यस। ठीक है, 1 ग्राम भी अगर मान ले तो ये कट गया अगर, तब भी सर वो √20 बचा। सर वो जी वेलोसिटी जी। कैसे, सर हैं? आपने वो मास आपने रूट के अंदर कैसे रख दिया? अच्छा सॉरी, मास्क का क्या लेना देना है? सॉरी माय मिस्टेक, मैं मास्क क्यों कंसीडर कर रहा हूँ? √2gh, तो v इज इक्वल टू कितना, √2 इंटू g इज 10 इंटू h की वैल्यू कितनी, 10 to the power 3। तो इस वेलोसिटी को सोच, ये वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2 इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब अप्रॉक्स 141 मीटर पर सेकेंड। यस सर। तुम्हें मालूम है बुलेट की रफ्तार कितनी होती है? 100 200 मीटर पर सेकेंड, 100 से स्टार्ट हो जाती है बुलेट की वेलोसिटी। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि हर वाटर ड्रॉप एक बुलेट की तरह तुम्हारे सर पे पड़ेगा, यस तुम छलनी हो जाओगे, इतनी वेलोसिटी वो एक्वायर कर चुका होगा। मगर ऐसा होता है क्या? नहीं है। कौन है जो ऐसा नहीं होने दे रहा? तो ये तो ठीक है, ऊपर वाला जो ऐसा होने नहीं दे रहा, बट ऊपर वाला कर क्या रहा है? ऊपर वाला कर ये रहा है कि इस पे जैसे ही ये नीचे आ रहा है तो इस पे एयर का रेजिस्टेंस, जिसको हमने विस्कस फोर्स के नाम से समझा है, वो यस एयर फ्रिक्शन या ये विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ लगना शुरू करता है। और वो क्या करता है, अ टाइम कम्स व्हेन दिस एंड द बॉइंट फोर्स, अगर मैं एयर मान लूंगा तो फिर बॉइंट फोर्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा पिक्चर के अंदर। तो ये दोनों मिलके किसको बैलेंस कर देते हैं, mg को, और mg को बैलेंस कर देते हैं तो उसके बाद फिर वेलोसिटी में कोई इंक्रीज नहीं होता। नहीं, यही बात समझ में? फिर वो टर्मिनल देखो, हाँ, और वो टर्मिनल वेलोसिटी, इसका मतलब हर वाटर ड्रॉप्स जो आसमान से गिर रही है वो धरती तक पहुंच रही है, नॉट विथ एनी जनरल वेलोसिटी, विथ टर्मिनल वेलोसिटी, जिसकी एक मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है, उसके बियॉन्ड वो नहीं बढ़ता। इसीलिए आप बहुत आसानी से बूंदे आपके सर पे पड़ रही होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बट अगर ये टर्मिनल वेलोसिटी एक्वायर नहीं करती तो एक बूंद एक बंदा मारने के लिए काफी है, यस सर। ठीक है। खैर, तो देखिए डेंसिटी इतना, तो ये कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी का। तो चलिए सर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज सिग्मा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इतना। तो हमें मालूम है कि जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी विल बिकम मैक्सिमम व्हिच इज द टर्मिनल वेलोसिटी, तो उस इंस्टेंट पे ये ऊपर वाले फोर्सेस नीचे वाले फोर्स के बराबर होने चाहिए। इसका मतलब है F प्लस ऑफ FB मस्ट बी इक्वल टू mg। सबकी वैल्यूज मैं लिखूंगा। फोर्स, ये वाला जो विस्कस फोर्स है इसको हम लिखेंगे 6 पाई ईटा r into v प्लस ऑफ द बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स आपको याद अब हो जाना चाहिए, it will be exactly equal to weight of the liquid displaced, और weight of the liquid displaced लिखा जाएगा volume of the liquid, which will be exactly equal to the volume of the body immersed multiplied by density of the liquid multiplied by g is equal to mg मतलब mass of the body, which is again 4/3 pi r cube multiplied by its density which is sigma into g। did you understand? देख लो अच्छे से। यस
और ये जो v है दिस इज योर टर्मिनल वेलोसिटी। तो हम यहाँ से टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं सर, टर्मिनल वेलोसिटी मतलब इसको हम ऐसे पहले यहाँ से लिख दें 6 पाई ईटा r 6 pi eta r into v terminal is equal to 4 by 3 pi r cube multiplied by g into sigma minus of rho। यहां तक नोट करो ताकि फाइनल रिजल्ट हम लिख पाए। अनडाउटेडली पाई से पाई ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और एक r से ये r कैंसिल होगा तो स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। 2 3 is the 6, 2 2 is the 4, ये भी कैंसिलेशन एक होगा। तो फाइनली हम यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, तो टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम लिख सकते हैं 2r² g into sigma minus of rho divided by 9 times of eta। This is the value of terminal velocity attained by a body which moves under a viscous liquid। डन, सर चलिए सर अब इसमें हाँ बताइए। सेम की जगह कोई हैवियर मास हो उसके लिए क्यों नहीं होता है? बिकॉज सर आप बताइए मतलब रीजन क्या है? फिर से बोल, किसके लिए कह रहे हो? अगर मतलब 1 ग्राम ना लेके हम सपोज 1 किलो लेते हैं तो उस चीज के लिए सेम चीज की नहीं होती है अप्लाई? सेम चीज के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फिर वो जो बिहेवियर है आपके, जो फ्रिक्शन मतलब जो आपके क्या कहते हैं उसका विस्कस फोर्स का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, और वो बिहेवियर अभी आपको इस लिमिटेड नॉलेज के साथ नहीं समझ में आएगा। इट विल नॉट बी एबल, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय दिस स्टोक्स लॉ, ठीक है। फिर उसके लिए कुछ और चीजें समझनी पड़ेंगी, है ना। तो इसलिए आपको सिंपलेस्ट केस लिया गया विच इज बहुत लाइट वाली बॉडी। अगर हेवियर बॉडी होगी तो उस पर आपका फोर्स कैसे लगेगा, कैसे वेरी करेगा, वो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि किस पॉइंट पे कितना एयर का फोर्स लग रहा है, कितनी वेलोसिटी है एयर की, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी होगी तो हर पॉइंट पे एयर की जो वेलोसिटी है वो सेम होगी, ये भी जरूरी नहीं है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, समझ में आई बात। तो ये सिंपलेस्ट केस आपसे का लिया जा रहा है, ये हेवियर केस इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि फिर सिंपलेस्ट केस में ये है कि आप इस बॉडी को एज अ पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हो। जब वो आपकी बॉडी ऐसी हो जाएगी जिसके आप साइज को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर उसके हर पॉइंट पे आपको पैरामीटर ऑब्जर्व करना पड़ेगा। समझ गया सर, थैंक यू सर। ठीक है, अब आगे सुनिए। हाँ, मैंने ये आपको, अच्छा मैं एक और चीज समझाता हूँ कि यहाँ पर जो आपने टर्मिनल वेलोसिटी लिखा है, इस टर्मिनल वेलोसिटी में अगर आप देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले में आपने लिखा है रो माइनस ऑफ सिग्मा, और ये जो टर्मिनल वेलोसिटी में मैंने आपको डायरेक्शन दिखाया था वो डाउनवर्ड था, यही था। रो मैंने बोला था कि इस बॉडी का डेंसिटी है, और सॉरी रो मैंने बोला था कि लिक्विड की डेंसिटी है, और सिग्मा मैंने बोला था कि बॉडी की डेंसिटी है। टेल मी यस और नो। यस सर। रो लिक्विड की डेंसिटी है। तो अगर आप देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डिपेंडिंग ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the difference of these two, which is rho minus of sigma। अगर rho is greater, if rho is greater than that of sigma, that is the density of the liquid is greater than that of density of the body, तो फिर उस केस में जो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है वो ग्रेटर है बॉडी से, तो उस केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी है, क्या लिखा था मैंने, सिग्मा माइनस रो या रो माइनस सिग्मा? सिग्मा माइनस रो, सॉरी। तो ये आप क्या लिखेंगे, सिग्मा माइनस ऑफ रो, ये लिखा है सिग्मा माइनस ऑफ रो। तो इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, मतलब बॉडी की जो डेंसिटी है वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा है, तो टर्मिनल वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी पॉजिटिव। और डाउनवर्ड को हमने यहाँ पर पॉजिटिव माना है यहाँ पर, बिकॉज हमने अलाउ किया है टू बॉडी टू फॉल। नहीं आ रही बात, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जो ये वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाल रहे हैं, और वो वेलोसिटी हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर उल्टा हो जाए कि इफ सिग्मा बिकम्स लेस देन दैट ऑफ रो, मतलब बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम हो जाए, और ऐसी बॉडी को वी अलाउ टू मूव इनसाइड अ लिक्विड, तो वो लिक्विड में कभी भी नीचे नहीं जाएगा, वो हमेशा ऊपर जाएगा। तो इस केस में आप अगर आप देखेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो जाएगी, सोचिए।
यस सर। तो इस केस में बॉडी नीचे नहीं जाएगी, बॉडी किधर जाएगी? ऊपर। इसीलिए एयर बबल या क्लाउड आपका नीचे नहीं जाता, एयर बबल या क्लाउड हमेशा ऊपर मूव करता है। धुआं, धुआं मतलब स्मोक, स्मोक नीचे जा रहा होता है या ऊपर जाता है? ऊपर जाता है। ऊपर जाता है ना। तो आप ये भी तो कहते हो, इसको आप ऐसे, जब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता था तो आप यही तो कहते थे डेंसिटी के टर्म्स में, आप इसी चीज को तो कह रहे थे कि डेंसिटी उसकी कम है तो वो ऊपर भागता है। अरे स्मोक की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर राइज करता है, बबल की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर राइज करता है। उसका एक और रीजन क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म्स में भी हम समझ सकते हैं कि डेंसिटी की वजह से, डेंसिटी कम होने की वजह से, किससे कम है? तो जिसमें वो फ्लो कर रहा है उससे कम है। मतलब एयर के रिस्पेक्ट में स्मोक की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर मूव करता है, नीचे नहीं जा रहा होता। यस ठीक है। सर। और अगर उसको टर्मिनल वेलोसिटी के टर्म्स में समझा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि डेंसिटी कम होने की वजह से द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्मोक इज नेगेटिव, दैट इज व्हाई इट गोज अपवर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउनवर्ड्स। ठीक है। तो आई होप आपको टर्मिनल वेलोसिटी की मीनिंग समझ में आ गई है। तो एक आध क्वेश्चन करो और फिर आगे बढ़ते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी टाइम पास क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट एक आध बेहतर सवाल कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। भाई टर्मिनल वेलोसिटी में एक क्वेश्चन में है कि ए टर्मिनल वेलोसिटी, सीधा सीधा एक क्वेश्चन है कि 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर ईच फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। भाई कितने रेन ड्रॉप्स? क्वेश्चन समझिएगा। 8 रेन ड्रॉप्स। कितने रेन ड्रॉप्स भाई? 8 रेन ड्रॉप्स मूविंग विथ, मूविंग मतलब फॉलिंग, फॉलिंग ही कह लो, बारिश ऊपर थोड़ी ना होगी, बारिश तो हमेशा नीचे ही होगी। तो फॉलिंग विथ vt इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। कुलीज या कंबाइंस जो कह लो, कंबाइंस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप। ठीक है। आपको क्या बताना है? आप समझ गए होगे कि सिंगल ड्रॉप बना रहा है तो फाइंड vt ऑफ बिगर ड्रॉप। बिगर ड्रॉप मतलब सिंगल जो ड्रॉप बना वो जाहिर है कि वो इंडिविजुअल छोटे ड्रॉप से तो बड़ा ही होगा। अब फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि 8 रेन ड्रॉप्स हैं जो इंडिविजुअली जब वो फॉल करते हैं तो दे फॉल विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर मैं इन सारे रेन ड्रॉप्स को कंबाइन कर दूं टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, और उस बिगर ड्रॉप को इफ आई अलाउ टू फॉल, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दैट बिगर ड्रॉप? क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी यस और नो। यस सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो पॉइंट सुनिए। तो सर सीधा सीधा सा पॉइंट है कि 8 रेन ड्रॉप्स, तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो चलिए मैं बताता हूं कि क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फॉल कर रहा होगा तो जिस लिक्विड में फॉल कर रहा होगा उसकी भी कुछ डेंसिटी होगी, बट दैट डेंसिटी इज नॉट गिवन टू अस। क्लियर है? तो इसमें अपन कुछ ऐसा मान लेते हैं कि मान लो कि ड्रॉप की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है और जिस लिक्विड में वो फॉल कर रहा है उसकी डेंसिटी रो है। ठीक है। डेंसिटी ऑफ ड्रॉप, डेंसिटी ऑफ ड्रॉप इज इक्वल टू सिग्मा मान सकते हैं। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड जिसमें वो फॉल कर रहा है, ऑब्वियसली एयर में फॉल कर रहा होगा, तो उसको हम रो लिख लें, कोई कष्ट। दूसरी बात सर, यहाँ पर रेडियस जो आपको गिवन है दैट इज इक्वल टू, रेडियस आपको 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर, ये लिखना मैं भूल गया हूँ। 8 रेन ड्रॉप्स यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ रेडियस 1 मिलीमीटर। रेडियस गिवन है सर आपको। रेडियस कितना है? 1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूँ? 0.1 सेंटीमीटर या 1 into 10 to the power -1 सेंटीमीटर। ठीक है। तो 0.1 सेंटीमीटर क्यों चेंज किया? बिकॉज वेलोसिटी गिवन है सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसलिए आपने इसको चेंज कर दिया सेंटीमीटर में। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया हो तो बताइए। यस। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जब 8 रेन ड्रॉप्स कंबाइन करेंगे तो ये जो बड़ा वाला ड्रॉप बनाएंगे, उस बड़े वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो इस 8 रेन ड्रॉप के कंबाइंड वॉल्यूम के बराबर होगा या नहीं होगा? मतलब क्या मतलब? मान लो कि लेट रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप इज कैपिटल आर, मान लेते हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ऐसा कह सकते हैं कि 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब is equal to 4/3 into pi into a small r cube, where a small r is the radius of the single drop. तो यहां से ये 4/3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, into 8। ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? r cube is equal to 8 r cube
इसका मतलब क्या हो जाएगा? अच्छा, आंसर तुम्हारा आ रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड में ले रहे हो तो 20 आना चाहिए, तो ये r विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r। यहाँ तक क्लियर हुआ सेक्शन? यस पहले देखो, अभी हम आंसर पे नहीं पहुंचे, पहले तो ये समझ लेते हैं। ये रिलेशन आ गया मैं स्मॉल r और कैपिटल R का, पहले यहाँ तक नोट करिए तो मैं फाइनली रिजल्ट सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक नोट करके बताइए सक्षम और जानवी दोनों प्लीज। डन सर। ठीक है, अब हमें मालूम है टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला, जब ये छोटे वाले ड्रॉप्स हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी आप लिखेंगे 2/9, ठीक है, इनटू रेडियस। तो रेडियस आप क्या लिखेंगे? r² डिवाइडेड बाय ईटा इनटू सिग्मा माइनस ऑफ रो। एक बात याद रखो कि ड्रॉप भी वही है और जिस फ्लूइड में ये मूव कर रहा है वो भी वही है, तो इसलिए सिग्मा और रो की वैल्यू सेम ही रहेगी। 2/9 ये हो जाएगा कैपिटल R² डिवाइडेड बाय ईटा इनटू सिग्मा माइनस ऑफ अगेन रो, क्योंकि ड्रॉप वही है सर और फ्लूइड भी वही है जिसमें वो ड्रॉप मूव कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों टर्म सेम रहेगा। अब अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड 1/2, डिवाइड 1/2, अगर आप 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? VT अपॉन VT डैश इज इक्वल टू 2/9। खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो ये R² बाय कैपिटल R² ही तो आएगा। आपको निकालना है क्या? VT डैश, तो VT डैश इज इक्वल टू VT इंटू R² बड़ा वाला डिवाइड बाय छोटा R²। आपको रिलेशन पता है, VT डैश इज इक्वल टू VT इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। R को आप लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ छोटा r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R²। तो VT डैश की वैल्यू कितनी हो गई? 5 इंटू 4, मेरे हिसाब से तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। देख लीजिए इफ यू आर कन्विंस्ड विद द सॉल्यूशन। सर मैंने डायरेक्टली ले लिया कि टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r²। यस, टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R², बिल्कुल सही है। डायरेक्टली आप ये कह सकते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी प्रोवाइडेड एवरीथिंग इज कांस्टेंट, द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू R²। वही मैंने भी किया है। आफ्टर डूइंग ऑल दिस हमने भी वही लिखा है, देखो। बट आपकी कैलकुलेशन में कुछ गलती है, 0.2 नहीं होगा, वो 20 होगा। जी सर, देख रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो स्मॉल r है और कैपिटल R, उसका रिलेशन तो आपको चाहिए होगा ना, बिकॉज आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो ये फॉर्मूला, बट फॉर दैट यू नीड टू हैव दिस वैल्यू ऑफ स्मॉल r। sorry, you need to have the value of capital R, because अगर आपको कैपिटल R नहीं पता तो आपके लिए दो अननोन हो गए ना। हाउ विल यू सॉल्व फॉर? आपने कैपिटल R की वैल्यू क्या रखा? 2r रखा, कितना? 2 टाइम्स ऑफ r। 2 टाइम्स ऑफ R रखा, तो क्या गलती हो रही है फिर हर्षित? सीधा सीधा 20 सेंटीमीटर पर सेकंड होगा, 0.2 क्यों होगा? क्या तुमने अजूबा कर दिया वहां पर? अरे ये 5 है 4। हाँ वेट, थोड़ी कैलकुलेशन सर। मैं मतलब यहाँ पे रेडियस ऐसी दे रखी है ना, उसका कोई रोल तो है नहीं कि आखिरकार वो कैंसिल भी आ रही है। वैसे वो कैंसिल हो रही है। 0.1 मिलीमीटर दे रखा है, बस नाम के लिए दे रखा है ना वो। हाँ, वो तो कैंसिल ही हो रहा है ना, जी सर। वो टाइम पास करने के लिए दे रखा है, मतलब स्मॉल r की वैल्यू 0.1, उसका कोई ऐसा यूज नहीं है। ठीक है, यस ओके, तो आज इतना ही।